किताबों की अंतिम यात्रा। प्रसिद्ध युवा व्यंग्यकार डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्र द्वारा रचित। फटी पुरानी रद्दी अब यही मेरे नाम रह गए हैं। किसी लेखक के पुस्तक विमोचन स्थल से जब मैं पहली बार इस लेखक के घर आई थी, उनका मेरे प्रति स्नेह छिपाए नहीं छिपता था। कभी वो मुझे अपनी उंगलियों से सहलाते तो कभी थूक की नरमी से मेरे पन्ने पलटते। अब वो बात नहीं रही। घर में प्रवेश करने के कुछ दिन तक मैं उनके हॉल की शोभा बनी रही। चूंकि हॉल में रखी शीशे की अलमारी में जगह सीमित थी, सो वहां मुझे अधिक दिन तक रहने का सुख नहीं मिला। जल्द मुझे वहां से घसीटकर बाहर कर दिया गया। कुछ दिन तक घर की अलग अलग मेजों पर मैंने अपना आसन जमाया। कहते हैं जब जिंदगी घुमक्कड़ बन जाती है तब अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए किसी न किसी तरह मौजूदगी दर्ज करानी पड़ती है। मैं आकार में थोड़ी मोटी थी। मेरा जिल्द रूपी लिबास मजबूत होने के कारण मैं बहुत सारे काम कर लेती थी। मसलन लेखक या उनकी पत्नी, बच्चे चाय, कॉफ़ी या दूध का कप मेरी पीठ पर रख देते थे। इससे मेरे बदन पर गोल गोल निशान पड़ जाते। मैं पढ़ने में उपयोगी थी या नहीं, ये तो लेखक ही बता सकते थे, लेकिन मैं मच्छर, झिंगुर, कीड़े मकोड़े मारने के एकदम योग्य थी। मेरे अंग अंग पर उन कीटों के खून के निशान चीख चीख कर गवाही देते थे। कई बार रद्दी खरीदने वाले के हाथों लेखक की पत्नी मुझे बेचने की कोशिश करती थी। वो तो लेखक थे जो मुझे 1 से 2 बार उलट पुलट कर देखते और फिर से स्टोर रूम में रख देते थे। वो दिन गया। ये दीन गाथा केवल मुझ जैसी एक किताब का नहीं, स्टोर रूम में पड़ी कई किताबों का था। अक्सर हम सब मिलकर आपस में बात भी करते थे। हम अपने इस दुर्भाग्य पर रोते थे कि हमें हॉल में रखी शीशे वाली अलमारी में जगह क्यों नहीं मिलती। इसका भी एक दिन पर्दाफाश हो गया। स्टोर रूम में पड़ी एक दुबली पतली, जिसकी जिल्द फट चुकी थी, अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही थी, उसने बताया कि एक दिन हॉल में मेरे सामने ही लेखक किसी से बात कर रहे थे। सामने वाले ने जब लेखक से पूछा कि आप इतनी सारी पुस्तकें उठा लाते हैं, उन्हें रखते कहाँ हैं? आपकी विद्वता को भला अलमारी क्या संभाल पाएगी? तो लेखक मुस्कुराते हुए प्रत्युत्तर में कहते हैं, आप ठीक कहते हैं। अब देखिए ना, जहाँ कहीं भी चला जाता हूँ कोई ना कोई मुझे पुस्तक थमा देता है। कोई समीक्षा लिखने के लिए पहले थमा देता है तो कोई सैंपल के रूप में। अब मैं आपको क्या बताऊं, किसी को ना नहीं कह सकता, इसलिए सबकी किताबें उठा लाता हूं। घर आने पर श्रीमती जी की डांट अलग से खानी पड़ती है। इन किताबों के चलते ये घर घर नहीं रद्दी खाने सा लगने लगा है। चूंकि सभी किताबें अलमारी में नहीं रखी जा सकती, इसके लिए मैंने बीच का रास्ता अपनाया है। अलमारी में उपयोगी शब्दकोश और मेरी लिखी किताबों के अतिरिक्त शेष सभी किताबों को स्टोर रूम में रख दिया है, फेंक दिया है। जब आवश्यकता पड़ती है तब ढूंढ कर निकाल लेता हूं। इतना सुनना था कि स्टोर रूम में पड़ी हम सभी किताबों का घमंड चकनाचूर हो गया। हम इस भुलावे में थे कि लेखक हमसे प्यार करते हैं। वो तो अब जाकर पता चला कि हमें मजबूरी में ढो रहे थे। एक दिन हमारे बीच लेखक का फोन आ बैठा। हमने उससे पूछा कि कहीं तुम भी बेकार तो नहीं हो गए? तो इस पर उसने कहा, मैं भला बेकार कैसे हो सकता हूँ? लेखक तो मुझे अपनी पत्नी, बच्चों से भी अधिक प्रेम करते हैं। जितना समय मुझ पर बिताते हैं उतना समय किसी को नहीं देते। वो तो लेखक की लड़की ने उनसे मजाक करने के लिए मुझे यहाँ छिपा रखा है, वरना तुम्हारी इतनी हैसियत कि मेरी बराबरी कर सको। एक बात और, आजकल ये सब कुछ पढ़ने लिखने का काम मुझी पर करते हैं। पहले कभी भूल से स्टोर रूम में तुम्हारी ज़रूरत समझकर कदम रख देते थे, अब तुम्हारी खैर नहीं। अभी कुछ देर पहले ही उनकी रद्दी वाले से मुझ पर बात हुई थी। वो रास्ते में ही होगा। अब इस स्टोर रूम में तुम्हारा कोई काम नहीं, आज से तुम सबकी छुट्टी। इतना सुनना था कि हमारा कलेजा बैठ गया। हमें रद्दी वाले से बहुत डर लगता था। वो हमारी नज़र में किसी कसाई से कम नहीं था। जिस तरह से कसाई जीव का गला काट कर उसके अंग छिन्न भिन्न कर देता है, ठीक उसी तरह
रद्दी वाला हमें थोक के भाव में खरीद कर हमारी जिल्द और पन्नों के साथ बस यही व्यवहार करेगा। चूंकि अब ये हमारी अंतिम यात्रा है, तो हम भगवान से केवल इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमें अगले जन्म में कुछ भी बना देना, लेकिन किताब हरगिज ना बना।